क्या सोच रहे हो? ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। इसलिए नहीं कि मैं हमेशा कुछ बहुत प्राइवेट बात सोच रहा होता हूँ। ऐसा कम ही होता है। इसलिए भी नहीं कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ये सवाल ज्यादातर आपके करीबी ही पूछते हैं। परेशानी की वजह यह है कि मुझे इसका जवाब देना आता ही नहीं। आपने ऊन का बड़ा सा उलझा हुआ गोला देखा है? इसको तुरंत सुलझा दो। कुछ इस तरह की ही बात है। क्या सोच रहे हो? या एक कमरा जिसमें बेतरतीब ढंग से कागज बिखरे पड़े हैं, कुर्सी और मेज पर, जमीन पर, अलमारी में। अचानक किसी ने पंखा चलाया और ये सब उड़कर बिखरने लगे। इसमें कोई काम की रसीद है, दोस्तों के साथ बहुत पहले खिंचाई कोई तस्वीर है, कहीं एक पुराने से कागज पे एक चौपाई भी लिखी है, मोरी सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ये चौपाई बचपन में मम्मी ने बताई थी, एग्जाम से पहले याद करने के लिए। तब कभी इसका मतलब नहीं पूछा। सालों बाद आज पंखे की हवा में उड़ती हुई ये आंखों के सामने आ गई। लेकिन इसका मतलब ढूंढता उससे पहले ही एक अखबार का चिथड़ा भी मुंह के सामने उड़ता हुआ आया। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़, और कागजों के इस कोहराम के बीच मम्मी की आवाज आई, इन सैकड़ों कागजों पर जितना कुछ लिखा है वो जरा साफ सी हैंडराइटिंग में लिख कर दिखाओ। मम्मी ने असल में ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो बस पूछा था, क्या सोच रहे हो? जब आपसे कोई पूछता है कि क्या सोच रहे हो, तो आप क्या सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय। आज हम बात करेंगे किताब की जिसका नाम है टू द लाइट हाउस। ये किताब ब्रिटिश राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने 1926-27 के आसपास लिखी थी। किताब प्रणय ने पढ़ी है, तो पहले मैं चाहूंगी कि प्रणय थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि किताब किस चीज के बारे में है। तो जैसा दोस्तों श्वेता ने बताया, इस किताब का नाम है टू द लाइट हाउस। ये किताब लगभग 100 साल पहले छपी थी। किताब में 3 भाग हैं, और जैसा कि नाम से लगता है, किताब में एग्जैक्टली वही है कि एक परिवार है जो कि एक लाइट हाउस जाना चाहता है। वो परिवार जिसके मुखिया मिस्टर रैमजे हैं, मिस्टर रैमजे की पत्नी मिसेस रैमजे, और उनके 8 बच्चे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो उनके बड़े से आलीशान मकान में उनके साथ छुट्टी बिताने आए हैं, जिसमें मिस्टर रैमजे के एक पुराने मित्र हैं, मिस्टर बैंक्स। साथ ही मिसेस रैमजे की एक दोस्त है जो कि उम्र में उनसे काफी छोटी है, जिसका नाम लिली है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो पहले पार्ट में इस चीज की तैयारी हो रही है कि बच्चों को लेके मिस्टर रैमजे लाइट हाउस जाएंगे, और तीसरे पार्ट में मिस्टर रैमजे अपने कुछ बच्चों के साथ असल में लाइट हाउस जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाइट हाउस जाने की तैयारी वाले दिन और लाइट हाउस जाने वाले दिन में 10 साल का फासला है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 साल का जो फासला है, ये किताब के सेकंड पार्ट में पूरा होता है, जो कि बहुत छोटा है। तो कुछ पन्नों में ही पहला पार्ट बहुत सारे पन्नों में एक दिन की बात करता है, तीसरा पार्ट बहुत सारे पन्नों में उस दूसरे दिन की बात करता है, और बीच के 10 साल को बहुत छोटे से, बहुत कम पन्नों में बताया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है किताब की। ये किताब कुछ हद तक वर्जीनिया वुल्फ की अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड है। मिस्टर और मिसेस रैमजे का जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनके अपने माता पिता से इंस्पायर्ड हैं। वहीं जो लिली का कैरेक्टर है, जो कि मिसेस रैमजे की सहेली बनी है, वो कहीं ना कहीं वर्जीनिया का खुद का कैरेक्टर है। तो इसमें बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं। किताब की अगर बात करें तो कहानी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सिंपल सी है। लेकिन इस किताब में मेन जो पार्ट है, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो उनके अंतर्द्वंद हैं, जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उस पे ये किताब मेनली फोकस्ड है। कहानी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सिंपल कहानी है। पहले दिन, पहले पार्ट में लाइट हाउस जाने की तैयारी हो रही है।
दूसरे पार्ट में 10 साल का समय बीतता है, और तीसरे पार्ट में लाइट हाउस, कुछ लोग लाइट हाउस जा रहे हैं। लेकिन जो किताब का इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अलग अलग किरदारों के आपस में बातचीत या अपने आप से जो बातचीत है, वो इस किताब का मेन पार्ट है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि वर्जीनिया वुल्फ जिस समय की राइटर हैं, 20वीं सदी के शुरुआत में, उस जमाने में महिलाओं के लिए राइटर बनना एक बहुत आम बात नहीं थी। तो इस वजह से उन्हें कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ता था, कुछ तरीके का भेदभाव झेलना पड़ता था। इसकी झलक भी किताब में मिलती है। और क्योंकि महिलाएं तब तक सिर्फ डोमेस्टिक स्पेस में थीं, वो कमर्शियल स्पेस में या बाहर की दुनिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। इसलिए उस जमाने के लिटरेचर में जो महिलाओं ने लिखा है, उसमें आपको ज्यादातर डोमेस्टिक लाइफ की ही झलक मिलेगी, जो कि इस किताब में भी है कि ज्यादातर जो लिटरेचर है वो डोमेस्टिक लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है। इससे करीब 100 साल पहले जेन ऑस्टिन, जो कि एक और ब्रिटिश राइटर थी, उन्होंने भी प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इस तरीके की किताबें लिखी जो बहुत मशहूर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उनमें भी आपको डोमेस्टिक लाइफ की ही झलक मिलेगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम इन राइटर्स ने किया वो ये था कि एक नई दुनिया जो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती थी, और जिसमें न ही पुरुष लेखकों का कोई दखल था, और न ही पुरुष लेखकों ने उसको एक्नॉलेज तक किया था, उस दुनिया को इन राइटर्स ने उजागर किया। और ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी काम था जो इन राइटर्स ने किया। और इनके बाद पिछले 100 साल में जितनी भी बड़ी बड़ी फीमेल राइटर्स आई हैं, वो लाइन वर्जीनिया वुल्फ के बाद हाल ही में एलिस मनरो या एलेना फेरेंटे जैसी राइटर्स हुई हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग की झलक भी दिखती है। तो इसके बारे में भी हम शायद थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो ये है किताब का बैकग्राउंड। इससे मुझे प्रणय एक बात याद आई। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि वर्जीनिया वुल्फ के नोट्स में जब वो शायद इस किताब का ढांचा तैयार कर रही थी, तो स्टेंसिल से जैसे हम कभी एच लिखते हैं, अगर तुमने देखा हो तो दो बड़े ब्लॉक्स होते हैं और बीच में उसको जोड़ने के लिए एक लाइन होती है, एच जैसे बनता है हाँ बेसिकली। हाँ। तो उन्होंने उस तरह का एक ढांचा बना रखा था जिसमें पार्ट 1 था, पार्ट 3 था, और जो कनेक्टिंग लाइन थी छोटी सी वो पार्ट 2 था। तो जो तुमने पहले कहा कि पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है किताब का वो काफी बड़ा है, लेकिन पार्ट 2 जो है वो बहुत ही छोटा सा है। तो वो काफी इंटेंशनल था शायद। लेकिन मुझे उसका रीजन नहीं पता कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। अ, अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो कि पार्ट 2 इतना छोटा क्यों रखा गया है, उसके पीछे क्या मंशा रही होगी। ये तुमने बहुत ज्यादा दिलचस्प बात बताई। तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी किताब है। ये आज तक मेरी पढ़ी किताबों में बिल्कुल फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स किताब बन गई है। और जो तुमने बात बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा है, इस वजह से बहुत ज्यादा मेरी समझ भी नहीं है। लेकिन जो तुमने बात बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्टोरी के तौर पे डिस्क्राइब किया जाए तो दोनों पार्ट्स में बहुत कम होता है। पहले पार्ट में लाइट हाउस जाने की तैयारी हो रही है, और दूसरे पार्ट में 10 साल, तीसरे पार्ट में 10 साल बाद लाइट हाउस जा रहे हैं। बीच का जो पार्ट 2 है जिसमें 10 साल बीतते हैं, उसमें स्टोरी के लिहाज से बहुत कुछ होता है। कहानी के 2-3 किरदार हैं जिनकी इस दौरान मौत हो जाती है, और जो मेन फैमिली है, जो रैमजे परिवार है, उसकी जो उसके जो फॉर्च्यून्स हैं, उनकी जो समाज में स्टैंडिंग है, उसमें भी इस दौरान अंतर आता है। लेकिन इन्हें बहुत कम पन्ने दिए गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है फिर से उस तरीके की ही चीज है कि उस जमाने में जो पुरुष राइटर थे, वो एक तरीके से इवेंट्स की बात करते थे कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, कहानियों में इन सब चीजों को जगह मिलती थी। जैसे अगर चार्ल्स डिकेंस के आप अगर नॉवेल्स उठा के देखें,
तो उन उपन्यासों में बहुत कुछ हो जाता था। एक तरीके से उनके उपन्यासों में एक पैटर्न ये था कि एक बहुत ही गरीब या निचले तबके से आने वाला इंसान कई सालों की मेहनत के बाद और अपनी स्थिति सुधार लेता था या अमीर बन जाता था। जैसे मैंने उनका ओलिवर ट्विस्ट पढ़ा है और डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा है। तो एक तरीके से बहुत कुछ होता था। अगर उस चश्मे से देखा जाए तो इस कहानी में बहुत कम होता है उन 2 दिनों में जिन पे सबसे ज्यादा पन्ने खर्च किए गए हैं। और जिस चीज को एक नॉर्मल राइटर बहुत ज्यादा जगह देगा उसे कुछ पन्नों में ही समेट दिया गया है। तो ये एक तरीके से जो एच का बीच का डंडा है, ये अगर इमोशंस के स्तर पे देखा जाए, अगर इवेंट्स के स्तर पे देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इमोशंस के स्तर पे वर्जीनिया ने उसे बहुत कम जगह दी है। तो ये स्टेंसिल वाली बात मुझे नहीं पता थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई तुमने। चलो आगे बढ़ते हैं, थीम्स की बात करते हैं। हाँ अ, बिल्कुल। तो पहले किस चीज के बारे में बात करना चाहोगे? हाँ आई नो बिल्कुल। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, उसके बारे में काफी फेमस है कि उनकी राइटिंग में काफी कुछ डिटेल में लिखा जाता है, एक तरह से करेक्टर्स के दिमाग में घुसकर वो क्या सोच रहे हैं। अम, उसको बखूबी लिखती इन थी वर्जीनिया वुल्फ। उससे शुरू करना चाहोगे या तुम्हारे कोई और पॉइंट्स हैं? हाँ, मैं एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात थोड़ी बाद में लाने वाला था, लेकिन क्योंकि तुमने उसका जिक्र छेड़ दिया है तो उससे ही शुरू करते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जो कोई कैरेक्टर बहुत कुछ सोच रहा है तो उसके दिमाग में एक साथ कई तरीके के विचार आते हैं। जो जिस तरीके की बात हमने इंट्रोडक्शन में भी की कि जब कोई पूछता है क्या सोच रहे हो, आप बहुत सारी चीजें एक ही समय पे सोच रहे होते हैं। वो वर्जीनिया ने पन्ने पे उतारने की कोशिश की है और ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस चीज ने इस किताब को इतना खूबसूरत बना दिया है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस किताब में जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि एक विचार इंसान के दिमाग में चल रहा है, उसको काट के एक दूसरा विचार उससे आगे निकल गया और बीच में कहीं से एक और विचार आ गया। ये सारी चीजें एक सेंटेंस में हो रही हैं। कई बार ब्रैकेट में किसी चीज का जिक्र होता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स के किसी की मौत को ब्रैकेट्स में मेंशन किया गया है। तो इस किताब को पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है। मैंने इस बार जो ये किताब खत्म की है, ये शायद चौथी या पांचवी बार टू द लाइट हाउस उठाई थी। इससे पहले मैं बीच बीच में पढ़ के छोड़ देता था, क्योंकि कुछ कुछ जगह आधे आधे पन्ने लंबे सेंटेंस हैं इस किताब में। लेकिन पहले मुझे लगता था कि इतना मुश्किल क्यों लिखा गया है। अब इस बार मुझे समझ में आया कि ये इसलिए किया गया है, ये इंटेंशनल है, ये किया इसलिए गया है कि अगर आप अपने विचारों को ही फॉलो करने की कोशिश करें तो ये इतना आसान काम नहीं होता है। अगर आप ये ध्यान देने लगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आपका एक विचार कब दूसरे में मिल जाता है, दूसरा कब तीसरे में मिल जाता है। ये अपने दिमाग के बारे में ही ट्रैक रखना इतना आसान काम नहीं है, तो किसी दूसरे के बारे में वो ट्रैक रखना और भी मुश्किल काम होगा। तो इस मुश्किल को भी पन्ने पे उतारा है इस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने, कि वो जो लंबे लंबे सेंटेंस हैं जो आपको कई बार दो दो तीन तीन बार पढ़ने पड़ेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ पे हुआ है, वो मुश्किल जो है वो एक तरीके से पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि विचारों को, इंसानी विचारों को फॉलो करना, उन्हें समझना कितना मुश्किल काम है। एक बात तो हुई ये, और हमारे साथ भी ये अक्सर होता है ना कि हम अपनी चेन ऑफ थॉट में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से 45वें विचार पर जब पहुंचते हैं तो कई बार हम खुद सोचते हैं कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, और हमें खुद नहीं याद रहता कि हम कहाँ से शुरुआत किए थे। और यही चीज वर्जीनिया की राइटिंग में भी दिखती है कि जब आप एक आधे पन्ने का सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा हम मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। तो ये मुझे लगता है कि ये इंटेंशनल है। वर्जीनिया यही इफेक्ट अचीव करना चाहती थी, जो कि मतलब बिल्कुल मजा आ गया। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है किताब, और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज पढ़े जिन्होंने इस चीज की आलोचना की है। कई लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये मुश्किल है किताब इसलिए मैं दोबारा इसे कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं इस चीज से बिल्कुल असहमत हूँ। जो लंबे सेंटेंसेस हैं वही इस किताब की खूबसूरती है। एक आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा
वो बिल्कुल गूंगे का गुड़ है। और दूसरी चीज ये कि इस किताब को पढ़ते में मेरे दिमाग में थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था कि इस चीज की संभावना है कि इस तरीके का लिटरेचर, जिस तरीके का वर्जीनिया ने लिखा है, ये अब न लिखा जाता हो या इतना पॉपुलर न हो पाए। और उसका रीजन शायद ये है कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं। ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया के या इंटरनेट के साथ सही नहीं है। अगर ये एक डोमेन में ये चीज आ रही है, तो फिर ये लिखावट के साथ भी ये चीज सही होगी। और उस परिस्थिति में पब्लिशर्स ये सोचेंगे कि ऐसा काम जिसमें पढ़ने वालों को मेहनत करनी पड़े, वो ज्यादा बिकना थोड़ा मुश्किल होगा। और आप जितना ज्यादा स्पून फीड कर सकें रीडर्स को, वो बेहतर होगा। तो शायद कोई स्टैब्लिश्ड राइटर जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है वो इस टाइप का काम कर सकता है, लेकिन एक नया राइटर ये काम अटेम्प्ट करे तो शायद बहुत मुश्किल है कि वो पॉपुलर हो पाए। यहाँ पे एक और चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले इस टाइप का काम लिखना आसान था। वर्जीनिया और उनके हस्बैंड दोनों की अपनी पब्लिशिंग कंपनी थी जिसके थ्रू उन्होंने इस किताब को छापा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब लोग कम पढ़ते हैं, पहले ज्यादा पढ़ते थे, इस टाइप का मैं कोई दावा नहीं कर रहा। लेकिन इस टाइप का काम पॉपुलर होने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। चलो, ये मेरा अगला सवाल होने ही वाला था, पर तुमने खुद ही इसका जवाब दे दिया। एक और चीज, क्योंकि तुमने जैसे कि कहा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स राइटिंग है, क्योंकि तुम एक तरह से इंसान के विचारों को लिखने की कोशिश कर रहे हो, वो उस समय क्या सोच रहा है। और क्योंकि वर्जीनिया के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कम कभी कभी पूरे एक पेज भर लंबे होते हैं। तो कितनी बार तुम्हें, अगर कुछ याद हो कि कितनी बार तुम्हें बार बार पीछे जाकर पढ़ना पड़ा है किताब को पढ़ते हुए, कि तुम भूल गए कि तुमने कहाँ से शुरू किया और तुम उसे समझ ना पाए हो और तुम्हें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ा। कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सको तो। हाँ बिल्कुल, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। बहुत सारे जो लंबे लंबे सेंटेंसेस थे वो मैंने दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़े। मैं अपने आप को एक स्लो रीडर मानता हूँ, मैं बहुत तेज नहीं पढ़ता हूँ। और खासतौर से जिस किताब पे हमें बात करनी होती है तो उसमें हम काफ़ी नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए और भी हमारी रीडिंग स्लो होती है। लेकिन शायद ये सबसे स्लो किताब थी जो मैंने आज तक पढ़ी है। इसमें एक चीज़ और हुई, इस किताब में भले ही हम बात कर रहे हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा नाकाफी होने का एहसास हो रहा है। क्योंकि मैंने जब अपने नोट्स में देख रहा था तो बहुत जगह मैंने सिर्फ इतना नोट लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आया इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, या इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आई। और मुझे एक्चुअली थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि मतलब इस किताब के में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे अभी समझ में नहीं आया है, तो मैं कुछ टाइम बाद इस किताब को जब रिविजिट करूंगा तो शायद उम्मीद करता हूँ कुछ और डिस्कवर करूंगा। तो किताब पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, खासतौर से अगर अपने नया नया पढ़ना शुरू किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी थोड़े से एक्सपीरियंस्ड रीडर हैं, थोड़ी सी मेहनत करें और इस किताब को जरूर पढ़ें। और शायद किताब की खूबसूरती भी यही है कि जितनी बार तुम इसे पढ़ो उतनी बार तुम्हें कुछ नया समझ आता है। हाँ, तो और जो तुमने इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि आप अगर इसको सतही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे और कुछ कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि शायद मिस्टर रैमजे का कैरेक्टर थोड़ा सा विलेन टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में तो इतनी बारीकियां हैं किताब में कि इस वही जैसे हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स होती हैं, कि बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। इतना आसानी से आप किसी चीज पे जजमेंट नहीं दे सकते कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बहुत बारीकियां हैं इस किताब में। ठीक है। तो और किस चीज़ के बारे में बात करना है, और क्या थीम्स हैं मेजर बुक में? हाँ, तो अब एक एक करके हम किताब की मेजर थीम्स पे आते हैं। पहली चीज तो ये कि जैसा मैंने बताया कि
जो कहानी के सेंटर में जो परिवार है, रैमजे परिवार, उसमें मिस्टर रैमजे और मिसेस रैमजे हस्बैंड वाइफ हैं। उनके 8 बच्चे हैं। तो फैमिली लाइफ का बहुत ही रियलिस्टिक और बारीक पोर्ट्रेट पहले पार्ट में मिलती है हमें। और पहले मुझे लग रहा था कि ये एक अनहैप्पी फैमिली के बारे में बात हो रही है, कि मिसेस रैमजे बहुत खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, भले ही उनकी शादी को 20-25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरीके से मिस्टर रैमजे खुश नहीं है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये इतना सिंपल नहीं है। ये एक तरीके से बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है फैमिली लाइफ की, कि उसमें खूबसूरती भी है, उसमें सुख भी है, उसमें छोटे छोटे बहुत खुश कर देने वाले लम्हे भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें अपने रिजेंटमेंट्स भी हैं। हर कैरेक्टर्स को कुछ शिकायतें हैं किसी दूसरे से। उसमें अपने अपना रोष छुपा हुआ है, उसमें थोड़ा गुस्सा भी है। तो सब कुछ है। तो जैसे छोटी छोटी चीजें जो हम कभी कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, वो उनके बारे में वर्जीनिया ने बात की है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, तो जो मिस्टर रैमजे का कैरेक्टर है, वो थोड़े से हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, जैसे आपने पिछले जनरेशन के हमारे दादा वगैरह की जनरेशन के जो लोग थे, जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हुआ करते थे, मिस्टर रैमजे कुछ कुछ उस टाइप के हैं। और उनकी एक आदत है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चे, जैसे उनका सबसे छोटा लड़का 6 साल का है जिसका नाम जेम्स है, वो अपने छोटे बच्चों के सामने भी जो बात है वो बिल्कुल सच कह देते हैं। जैसे पहले दिन का जब जिक्र हो रहा है, तो जेम्स बहुत एक्साइटेड है कि हम लाइट हाउस जाएंगे। और वो लाइट हाउस में 3 तरफ समुद्र दिखता है, तो उसके लिए काफी एक्साइटेड है। लेकिन मौसम भी खराब होने की संभावना है। तो जेम्स की माँ जो मिसेस रैमजे हैं, वो उसे समझा रही हैं कि शायद कल मौसम अच्छा हो जाएगा तो कल जा पाएंगे। और मिस्टर रैमजे आके उसे पक से कह देते हैं कि मौसम खराब है, नहीं जा पाएंगे। और मिसेस रैमजे को इस चीज पे बहुत बहुत गुस्सा आता है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ उनका दिल बहलाने के लिए झूठ क्यों नहीं कह सकते हैं। और ये इतनी सिंपल सी बात है, और कई बार मुझे लगता है मैं भी इस चीज का गिल्टी रहा हूं, कि मैं कोई बात कह देता हूं सच सच, और फिर बाद में मुझे लगता है कि ये ना कहता, ये चुप रह जाता या झूठ बोल देता, तब भी किसी का कुछ नुकसान नहीं था, बस कोई इंसान थोड़ा खुश रह सकता था। तो ये छोटी छोटी चीजों का जिक्र है। कई जगह इस तरीके की चीजें हैं कि एक हस्बैंड वाइफ जो अपने, जो साथ में कई सालों से रह रहे हैं, उनके 8 बच्चे हैं, 20-25 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक दूसरे से कुछ बात करने में झिझक होती है। जैसे एक जगह मुझे याद है, जिक्र आता है कि मिसेस रैमजे अपने बच्चे जेम्स को एक कहानी किताब पढ़ के सुना रही हैं। और मिस्टर रैमजे कमरे में आते हैं, और मिसेस रैमजे के मन में होता है कि ये अभी मुझसे कोई बात ना करे, अभी मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और ये इतनी नेचुरल चीजें हैं कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। कई बार घर पे होता है कि ये हमारे आपस में भी होता है कि तुम कुछ सोच रहे होते हो, और तुम नहीं चाहते कि सामने वाला तुम्हें इंटरप्ट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले को पसंद नहीं करते, लेकिन किसी एक मोमेंट पे आपके दिमाग में क्या विचार है, वो कुछ बिल्कुल अलग हो सकता है। बिल्कुल सही। और ये जो तुमने पहली बात कही कि जो मिस्टर रैमजे हैं वो सच सच कह देते हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि सच बोलो, और सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर कोई ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या वो झूठ बोलना इतना बुरा है? ये जब मैंने तुम्हारे नोट्स देखे और तुमने ये लिखा था, तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्या हमेशा झूठ बुरा ही होता है? खासकर बच्चों के सामने तो ऐसी चीज जो उन्हें थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी खुशी दे दे, अम, उस उस केस में मुझे लगता है कि झूठ बोलना इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे जो थिंकिंग है मिस्टर रैमजे की, खास तौर पे, वो ये कि कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि दुनिया में जिंदगी बहुत मुश्किल है और दुनिया बहुत ही कठोर टाइप की है। तो हम अपने बच्चों को जितनी जल्दी इस चीज की ट्रेनिंग दे दें कि दुनिया कितनी कठोर है, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। अब ये सोच से कुछ हद तक मिस्टर रैमसे भी ग्रस्त हैं। और यही वजह है कि वो अपने बच्चे को तुरंत बता देना चाहते हैं कि आगे इसे मुश्किलें झेलनी हैं, तो इसकी तैयारी इसे आज से ही हो जाए कि ये लाइट हाउस जाना चाहता है लेकिन ये नहीं जा पाएगा।
जैसे मुझे याद है कि पेरेंट्स को पता होता है कि सेंटा नहीं है, लेकिन कितनी उम्र तक वो बच्चों के साथ बस झूठ कहते हैं कि सेंटा है। सिर्फ उनके चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए कि सेंटा आएगा और सेंटा हमें कुछ गिफ्ट करके करके जाएगा। उस खुशी के बदले में अगर कुछ झूठ बोलना पड़े तो मेरे हिसाब से दैट्स टोटली वर्थ इट। हाँ, मतलब बिल्कुल सही कह रही है। इसी तरीके से और यहाँ किताब में और भी ऐसे उदाहरण हैं। जैसे एक जगह मिस्टर और मिसेस रैमजे अपने एक लड़का जिसका नाम शायद एंड्रयू है, वो कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहा है। और मिस्टर रैमजे ये कहते हैं कि मेहनत करेगा तो मिल जाएगी, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर उसे मिल जाए। और मिसेस रैमजे ये कहती हैं कि अगर उसे ना भी मिले तब भी मुझे उस पर गर्व है। और यहाँ पे वर्जीनिया ने लिखा है कि मिस्टर रैमजे चुप हो जाते हैं और उन्हें ये चीज अच्छी लगती है कि ये अपने बच्चे से प्यार करती है, भले ही उसे स्कॉलरशिप ना मिले। और मिसेस रैमजे भी चुप रहती हैं, लेकिन उन्हें ये चीज अच्छी लगती है कि ये चाहते हैं कि वो मेहनत करे। तो ये भी मतलब बहुत ही खुशी देने वाला पैसेज था कि आप एक दूसरे से कुछ हद तक असहमत हैं, कि वो कह रही है कि भले ही ना मिले तब भी मेरा वो बेटा है, मुझे उस पर गर्व रहेगा। तो थोड़ा सा असहमति है, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले की जो सोच है उसके लिए रिस्पेक्ट भी है। और इसी तरीके से कुछ जगह एक जगह ये जिक्र आता है कि दोनों एक ही कमरे में हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस सुपरफिशियल बातें करते रहते हैं कि मौसम कैसा है बाहर, या ये पर्दे का रंग कैसा है। दोनों कुछ और बात करना चाहते हैं, लेकिन इतने सालों की शादी के बावजूद वो झिझक रहे हैं। और अगर आप सतही तौर पे सोचें तो जो बॉलीवुड ने हमारी ट्रेनिंग की है कि खासतौर से जो फैमिली सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंडली पिक्चरें होती हैं, हम आपके हैं कौन टाइप की, उनसे हमारी ट्रेनिंग इस तरीके की हुई है कि शादी के कुछ साल बाद तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सेंटेंस पूरे करने लगते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं कि अगला क्या सोच रहा है। मोटे मोटे तौर पे ये बात सही हो सकती है, लेकिन इंसानी दिमाग की इतनी सारी बारीकियां हैं, तो ये सोचना, हम अपना दिमाग नहीं समझ सकते, तो ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला हमारे सारे ख्याल पढ़ लेगा और समझ जाएगा, ये तो मुझे काफी बेबुनियाद सी बात लगती है। सही कहा तुमने। अच्छा, ये तो तुमने बात कही, सिर्फ इस चीज का जिक्र हुआ अभी कि वो एक दूसरे से खुश हैं, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन तुमने स्टार्टिंग में कहा था कि अनहैप्पी फैमिली का एक पोर्ट्रेट तुम्हें मिला था। तो किस चीज को लेके थोड़ा सा रोष है उन्हें, एक दूसरे से क्या शिकायतें हैं? हाँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं। और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही बारीक चीजें हैं। इस वजह से अगर आप सिर्फ हमारी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, लेकिन किताब के कॉन्टेक्स्ट में ये काफी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है। तो एक का तो जिक्र हमने किया कि जब मिस्टर रामजे अपने बच्चे को आगे कहते हैं कि नहीं जा पाएंगे लाइट हाउस क्योंकि मौसम खराब है, तो ये चीज काफी अखरती है मिसेस रैमजे को कि इन्हें हर बात हर चीज में बिल्कुल सच क्यों बोल देना है। बच्चे से तो झूठ बोला जा सकता है, बच्चे को बहलाया जा सकता है। इसी तरीके से मिसेस रैमजे को ये भी लगता है कि अगर तो मिस्टर रैमजे एक प्रोफेसर हैं, और उनकी एक आदत है कि उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उन्हें ये जरूरत महसूस होती है अक्सर कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करें, उन्होंने जो रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है उसको ज्यादा रिकग्निशन मिले। ये सब मिस्टर रैमजे के नेचर का पार्ट है। और इस वजह से ही मिसेस रैमजे को अक्सर सोशल सेटिंग्स में, जैसे कहानी में पार्ट 1 में एक बहुत लंबा सीन है जब इनके पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ा डिनर होस्ट किया है अपने सारे गेस्ट्स के लिए। और वहां पे कई बार इस तरीके की बात चलती है कि क्या क्या इंटेलेक्चुअल वर्क इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके का इंटेलेक्चुअल वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, या
ऐसा है जिसे कि 20 साल बाद याद नहीं किया जाएगा। और जब भी ऐसी बात चलती है तो मिस्टर रैमजे इनसिक्योर हो जाते हैं, और मिसेस रैमजे को ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी ऐसी बात हो तो वो कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर दें, ताकि मिस्टर रैमजे अपने मन में इनसिक्योर न फील करें। तो मिसेस रैमजे को वो बार बार ऐसा करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि ये इतना इंटेलिजेंट इंसान है, ये थोड़ा सा अगर सिक्योर होता अपने दिमाग में, इसे इस कांस्टेंट अप्रिसिएशन की जरूरत ना होती तो बेहतर होता। तो ये चीज एक रिजेंटमेंट है जो मिसेस रैमजे के दिमाग में दिखता है। और इससे मुझे याद आया, हमने एक बूंद सागर के चौथे या पांचवें एपिसोड में मुझे चांद चाहिए किताब की बात की थी, जहां तुमने बताया था कि कोई एक किरदार था जो कि अपनी बीवी को छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी इंटेलेक्चुअल जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि मिसेस रैमजे किसी भी मामले में मिस्टर रैमजे के साथ इंटेलेक्चुअली बराबरी की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस इंटेलेक्चुअल दुनिया में जो उनकी इमोशनल जरूरतें हैं उसको फिर भी वही पूरा कर रही हैं। नाइस। और मिस्टर रैमजे को क्या शिकायत है मिसेस रैमजे से? हाँ, मिस्टर रैमजे को जैसे उनके दिमाग में जो क्लियर शिकायत है उसका तो सिर्फ एक ही जिक्र आता है कि एक सीन है जब सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और जो जिसका मैंने बात की कि वो कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, उन्हें झिझक हो रही है। और वहां पे मिस्टर रैमजे एक तरीके से अपनी बीवी से ये उम्मीद करते हैं कि ये मुझे आई लव यू कहे। उस मोमेंट में उन्हें ये जरूरत महसूस होती है, लेकिन मिसेस रैमजे को ये लगता है कि मिसेस रैमजे इन सब चीजों में इतनी कम्युनिकेटिव नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि ये मुझसे ये उम्मीद क्यों कर रहा है। तो वो भी एक इमोशनल टेंशन का बहुत खूबसूरत सा सीन है, जिसमें मिस्टर रैमजे की डिमांड एक तरीके से, जो वो कहते नहीं है लेकिन उनकी नजरों से मिसेस रैमजे को लगता है, वो डिमांड उनकी एग्जैक्टली पूरी नहीं होती है, लेकिन अपनी नजरों से ही मिसेस रैमजे ये जता देती हैं कि जो तुम सुनना चाहते हो वो अपनी नजरों से जता देती हैं। तो वो भी एक छोटा सा टेंशन का बहुत खूबसूरत मोमेंट है। साथ में एक और चीज जो कि मिस्टर रैमजे खुद से नहीं कहते हैं लेकिन मिसेस रैमजे इस चीज के बारे में सोचती हैं, क्योंकि मिस्टर रैमजे एक प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी डोमेस्टिक लाइफ है जिसमें उनके 8 बच्चे भी हैं। तो एक जगह मिसेस रैमजे ये सोचती हैं कि कभी तो इनको ये लगता होगा कि अगर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी ज्यादा ना होती, इतना बड़ा परिवार ना होता, या शायद मैंने शादी ही ना की होती, तो शायद मैं और ज्यादा अपने इंटेलेक्चुअल फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पाता, बेहतर किताबें लिख पाता, मुझे मेरे बाद भी लोग याद रखते। तो ये मिसेस रैमजे को लगता है कि शायद मिस्टर रैमजे को उनसे ये शिकायत होगी। और ये दोनों किरदार अपने अपने दिमाग में ये सब सोच रहे हैं। ऐसा हाँ, कहीं कहीं दिखाया नहीं गया है कि ये सच है। हाँ, ये बिल्कुल इस मामले में ये किताब बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग है कि कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहां पे कोई गिलास दीवार में फेंक के तोड़ता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं अचीव कर पाया। ये सब सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ बहुत सटल तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक और शिकायत जो मिसेस रैमजे को है, ये भी बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरत टाइप की है कि वो एक एक पॉइंट पे ये सोचती हैं कि ये मिस्टर रैम से इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, इन्हें दुनियादारी के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद जो फूल मिसेस रैमजे और माली बाग में लगाते हैं, क्या ये उन फूलों को नोटिस करते हैं, या फिर क्या ये नोटिस करते हैं कि इनकी एक लड़की जो अब जवान हो चुकी है और शादी की एज के आसपास है, क्या ये नोटिस करते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, या फिर क्या ये नोटिस करते हैं कि जो इतना मैंने दिन भर खाना बनवाया अपने गेस्ट के लिए, क्या इन्होंने ये नोटिस किया कि ये खाना में कितनी मेहनत गई है, ये खाना कितना अच्छा बना है। तो वो सब बारीक चीजें, अब इस फिर से मैं यही कहूंगा कि ये सब बहुत बारीक चीजें हैं। इन्हें अगर आप मोटे तौर पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चलता है उस चश्मे से देखेंगे
तो आपको ये लग सकता है कि ये क्या फालतू की शिकायतें हैं, ये तो फिर से फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लग सकती हैं। लेकिन जो उसको जी रहा है, उसके लिए यही दुनिया है, यही जिंदगी है। तो उसके लिए ये बिल्कुल जायज शिकायतें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शिकायतें भी हैं। मिसेस रैमजे अपने हस्बैंड से बार बार उनकी इंटेलिजेंस से अचंभित हो जाती हैं कि इसे कितना कुछ पता है। और वो उनसे प्रेम भी करती हैं, वो उनके साथ खुश भी हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन वे छोटी छोटी शिकायतें भी हैं। तुम्हारी बातों से जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे तो ये बहुत ही सटीक पोर्ट्रे लग रहा है एक कपल का, जिसमें तुम ये नहीं कह सकते हो कि एक कपल बिल्कुल 100% खुशी है, या फिर ये कह दो कि कोई कपल बहुत ही दुखी है। एक नॉर्मल कपल जो होता है उसके बीच में ये टेंशन्स हमेशा रहती हैं। वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी चीजें उनकी लाइफ में हमेशा रहती हैं जो उन्हें शिकायतें एक दूसरे से। और कई बार ये भी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि वो अपने दिमाग में कुछ सोच रही हैं, या मिस्टर रैमजे अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो है कि नहीं, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और आम कपल के बारे में भी अगर तुम सोचो, तो हर किसी के दिमाग में एक अलग रील चलती रहती है जिसमें तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो कि शायद ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, या शायद इसे इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बिल्कुल सही से कह पाना कि क्या वो सच में ही ऐसा सोच रहा है या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो बस सरप्राइज हो रही हूँ कि उन्होंने ये सब इतने अच्छे से लिख कैसे दिया। अ, और एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई कि जैसे मिसेस रैमजे को ये लगता है कि ये जो मिस्टर रैमजे हैं काफी अच्छे हैं, अपना जो भी रिसर्च का काम करते हैं, या जो उनकी इंटेलेक्चुअल लाइफ है वो काफी अच्छी है, और अपने फील्ड में वो काफी अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी एक इमोशनल जरूरतें हैं जो कहीं ना जो मिसेस रैमजे पे निर्भर हैं, जिसके लिए। तो ये एक तरह से वही चीज है ना जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसी चीज को कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपका स्पाउस आपके लिए करता है, उससे डिटरमिन होता है ये चीज कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो एक तरह से मिसेस रैमजे अपने ही विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाती हैं कि एक तरफ वो ये सोच रही हैं कि ये मुझ पे डिपेंडेंट है इन सब चीजों के लिए, और साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि अगर हमने कि इस इंसान ने शादी नहीं की होती तो शायद इससे भी अच्छा कर लेता। हाँ। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि उन घर से वो सपोर्ट मिल रही है, इसीलिए वो इतना अच्छा कर पा रहा है। हाँ अगर ये घर से सपोर्ट ना मिलती और वो सिर्फ 100% प्रोफेशन में ही लगा देते, तो शायद वो इतने खुश नहीं होते, या शायद वो इतने कॉन्फिडेंट अपने करियर को लेकर ना होते, या जिस चीज में वो कर रहे हैं उतना अच्छा ना करते। तो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखती है कि इंसान कैसे एक तरफ उसे लगता है कि शायद मैं इसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हूँ, और दूसरे ही पल उसे लगता है कि शायद मैं इसे रोक रही हूँ कुछ अच्छा करने से। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही तुमने। और भले ही ये किताब 100 साल पहले लिखी गई है, लेकिन उसके बावजूद मिसेस रैमजे में एक और जो उनके अंदर जो रोष है या जो रिजेंटमेंट है, वो, या अपनी ही कमी का एहसास है, वो ये कि उन्हें बार बार लगता है कि भले ही मेरा जो मिसेस रैमजे हैं वो, भले ही उन्हें बार बार औरों की प्रशंसा की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद वो मुझसे ज्यादा खुश हैं। और इसकी एक वजह मिसेस रैमजे को लगती है कि क्योंकि और भले ही और कुछ ठीक न जा रहा हो, लेकिन इनके पास अपना काम है, ये अपने काम पे फॉल बैक कर सकते हैं, ये अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे मिसेस रैमजे को ये लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर डोमेस्टिक लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो यही तो मेरी दुनिया है, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है मेरे हिसाब से ये सब चीजें कि अगर एक हाउसवाइफ के हिसाब से देखा जाए, इसीलिए शायद हाउसवाइफ या अपने घर के हर काम को इतने बारीकी से, इतने शिद्दत से करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही तो मेरी जिंदगी है। तो आई थिंक जो वर्किंग वुमेन है आजकल, वो थोड़ा सा घर के कामों में अगर तुम देखो तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में होती है कि ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं तो घर से खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे।
लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए वो सब काम इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नहीं तो मैं एक तरह से अपनी वर्थ कैसे प्रूव करूंगी। शायद ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि यही तो मेरा काम है, अगर ये भी नहीं तो और क्या। और क्योंकि पेट्रियार्की इस सोसाइटी में ये सुनने को भी तो मिलता है ना हमेशा कि यही तो तुम्हें करना है, अगर ये भी ठीक से नहीं कर रही हो तो घर पे बैठ के करती क्या हो। तो शायद ये भी रीजन है कि मिसेस रैमजे हमेशा ये सोचती हैं कि अगर ये भी नहीं करूंगी तो और क्या होगा। हाँ, और यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि लियो टॉल्स्टॉय की एक फेमस किताब है एना कैरेनिना नाम से। उस किताब का शायद पहला सेंटेंस या पहले चैप्टर में ही एक सेंटेंस है कि ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। मतलब सारे जो सुखी परिवार होते हैं वो एक से होते हैं, और जितने परिवार सुखी नहीं होते हैं वो उनके अपनी अपनी वजहें होती हैं दुखी होने की। और जब मैंने सेंटेंस पढ़ा था तो मुझे ये काफी क्लेवर और सही लगा था। लेकिन मैं टू द लाइट हाउस पढ़ते में बार बार इस सेंटेंस को याद कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि अगर मैं रैमजे फैमिली के बारे में सोचूं तो मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि इन्हें हैप्पी की कैटेगरी में रखूं या अनहैप्पी की कैटेगरी में रखूं। और फिर मुझे समझ में आया कि शायद ये जो बाउंड्री है ये इतनी क्लियर नहीं है कि कोई हैप्पी ही होगा या कोई अनहैप्पी ही होगा। कि कुछ मतलब एक तो लम्हे होते हैं जो कि हैप्पी या अनहैप्पी होते हैं, उन सब का टोटल करके ये कह पाना थोड़ा सा, शायद कुछ परिवार होते हों जो दुखी ही होते हों और कुछ परिवार होते हों जो सुखी ही होते हों। लेकिन ज्यादातर परिवारों के बारे में तो ये चीज ज्यादा रियलिस्टिक लगती है मुझे कि उनके बारे में ये एवरेज करके या टोटल करके कह पाना मुश्किल ही है कि वो सुखी हैं या दुखी हैं। एक परिवार के हिसाब से या फिर एक लंबे अरसे के हिसाब से ये कह पाना डेफिनेटली मुश्किल है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक दिन में अगर एक इंसान से पूछा जाए कि आज तुम खुश हो या नहीं, उसके लिए भी डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिन में हमारा मूड इतना फ्लक्चुएट होता है। हर घंटे के हिसाब से हमारे साथ जो हो रहा है उसके हिसाब से अगर तुम मुझसे 4 बजे पूछोगे तो शायद मैं कहूंगी कि मैं खुश हूँ। 8 बजे मुझे पूछोगे और डिनर नहीं मिला होगा तो शायद मैं दुखी होंगी। तो इसको इस तरह से जनरलाइज कर देना बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। खैर, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था, क्योंकि शुरुआत हमने की थी जिसमें तुमने बताया कि मिस्टर रैमजे सच में ही मतलब बिल्कुल सटीक तौर पर जेम्स को कह दे रहे हैं कि मौसम खराब है तो नहीं जा पाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल सच सच कह देते हैं। ये एक तरह से इंडियन फादर को भी अगर तुम देखो उस तरह का ही पोर्ट्रे है। आई थिंक फादर हर जगह एक तरह से ही होते हैं कि थोड़े से स्ट्रिक्ट से दिखाए गए फादर बेसिकली, कि जो है जैसा है वैसा ही कह देना। और उस वजह से हमेशा देखने को मिलता है कि बच्चे पिता से ज्यादा डरते हैं, या पिता के खिलाफ उन्हें ज्यादा शिकायतें होती हैं। माँ से वो लाड मिलता है या फिर वो उनकी सुन लेती हैं, उनकी जरूरतें या उनकी जिद पूरी कर देती हैं। तो क्या जेम्स और मिस्टर रैमजे का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें जेम्स अपने फादर को बहुत पसंद नहीं करते, या उनसे उन्हें कुछ शिकायतें हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है। तो जिस दिन मिस्टर रैमजे ये कह देते हैं कि हम लाइट हाउस नहीं जा पाएंगे, उस दिन जेम्स को भी उन पर बहुत गुस्सा आता है। और किताब में ये लिखा हुआ है कि मिसेस रैमजे ये सोचती हैं कि इस चीज को ये जेम्स जिंदगी भर याद रखेगा। और मुझे वो पढ़ के लगा था कि इतनी छोटी सी बात है, क्यों याद रखेगा। फिर 10 साल जब आगे कहानी बढ़ती है और वो फाइनली जा रहे हैं लाइट हाउस, उस टाइम पे भी जेम्स को, एक तो अब जेम्स 16-17 साल का हो चुका है, लेकिन उसे अब भी याद है कि 10 साल पहले मैं जाना चाहता था और इन्होंने ऐसे कह दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे। और 16-17 साल का होने के बाद जेम्स के अंदर अपने पिता के लिए काफी आक्रोश है कि ये मतलब अपने बच्चों से भी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। और साथ ही एक और चीज जो कि एक तरीके से पैराडॉक्स दिखता है मिस्टर रैमजे के कैरेक्टर में, कि वो अपने बच्चों से बहुत सख्ती से सच बोल दे रहे हैं, लेकिन तीसरे पार्ट में जब वो थोड़े और बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र करीब 70 साल की हो चुकी है, तब वो अपने आसपास अपने बच्चों से, आसपास के लोगों से बहुत सिंपैथी
की मांग करते हैं। वो सिंपैथी कभी जाहिर तौर से पे मांगी जाती है और कभी उनके चेहरे से या उनके एक्शंस से ये सामने वाले को महसूस होता है कि ये सिंपैथी डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी एम्पैथी की कमी अ, अक्सर समाजों में, स्पेशली जिन समाजों में पिता को बहुत ही, एक मैं कहूँगा, परिवार से दूर खड़े होके वो रोल निभाना होता है, उस टाइप की सोसाइटी में ये बहुत देखने को मिलता है। तो ये जो तुमने सवाल पूछा, ये बिल्कुल सही सवाल है कि उनके बच्चों को उनके प्रति रिजेंटमेंट है उस चीज का। चलो, ये तो बात हुई मिस्टर रैमजे और उनके परिवार के बारे में और उनका फैमिली डायनामिक्स किस तरह का है। अभी किताब में और बहुत से किरदार हैं जिनके बारे में बात नहीं हुई है, और बहुत से और थीम्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी बाकी है, लेकिन वो हम करेंगे एक बूंद सागर के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।